polysaccharide granules, and other inclusion bodies in bacteria. बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है विच मीन्स दैट इसकी जो है सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगी पर मोस्ट ऑफ द फंक्शन दैट द बैक्टीरिया performs is done by the invaginations और foldings of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग करके ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स रहता है और फंक्शंस लाइक photosynthesis as well as respirations. It is done on the surface of this folded plasma membrane. लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल तो नहीं है लेकिन बहुत सारे प्रोटीनेशियस प्रोटीन बाउंड इंक्लूशंस देखे जाते हैं. प्रोटीन बाउंड इंक्लूशंस आइदर तो they can be storage inclusions type, for example lipid droplets, polysaccharide granules या poly granules या sulfur granules जो कि एटीपी के सोर्स पे एनर्जी के सोर्स के हिसाब से काम करता है. या तो दे आर अदर टाइप ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, फॉर एग्जांपल inclusions that will contain enzymes, say for example enzymes for photosynthesis. ऐसे वाले inclusions which are not source of ATP or food, but they contain other essential things that the bacteria will be needing for metabolism. तो ऐसे इंक्लूशंस को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने पॉली जी एंड सल्फर स्टोरेज ग्रैन्यूल एज वेल एज मैग्नीटोसोम को मैंने डिस्कस किया है. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट, गैस वैक्यूल, क्लोरोबियम वेसिकल एंड कार्बोक्सीजोम. सो लास्ट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है along with other microbiology videos in the description box. You can easily go and watch that video first before coming to this video. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. So let's begin the video. Polysaccharide polyglycan granules. ये जो पॉलीसैकेराइड या पॉलीग्लाइकेन, these are storage polymers which means that they will be insoluble in water. ये insoluble form of carbohydrate है और that is stored in this protein bound granules. ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, इसकी एक प्रोटीन कवरिंग रहती है और प्रोटीन कवरिंग के अंदर रहती है वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इंसॉल्युबल फॉर्म. और जनरली इसकी जो सिंथेसिस ये बहुत ज्यादा हो जाता है अंडर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी. नाइट्रोजन जब डेफिशिएंट है लेकिन एनवायरनमेंट में शुगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जो है फॉर्मेशन होता है. एंड जब बैक्टीरिया कभी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन, मतलब जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिशन एकदम मतलब शुगर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं है, तब जाके इसकी जो है डिसइंटीग्रेशन होता है. लेकिन entire all the polysaccharide granules are not disintegrated even when the starvation is severe. जैसे स्टार्वेशन बहुत सीवियर होने लगते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया इट फॉर्म्स एन एंडोस्पोर. बैक्टीरिया इट फॉर्म्स एन एंडोस्पोर बट स्टिल ऑल द पॉलीग्लाइकेन या पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल्स जो है एकदम डिसइंटीग्रेट डिसअपियर नहीं करता. एंड इसको हम अगर स्टेनिंग करें मतलब आइडेंटिफाई करेंगे बाय स्टेनिंग. और स्टेनिंग के लिए वी यूज आयोडीन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लाइकोजन या स्टार्च. तो हम आयोडीन को यूज करते हैं. जैसे इफ इट कंटेन्स ग्लाइकोजन देन इट विल गिव अ रेडिश ब्राउन कलर. और अगर स्टार्च कंटेन कर रहा है तो इट विल अपीयर ब्लू. और क्योंकि ये कलर रिएक्शन दिखा रहा है विथ आयोडीन, दिस इज also called iodophilic granules. So these are also called iodophilic granules. And
इस पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल्स की importance not only it saves the bacteria from perishing when the nutrition is low, but also हमारे लिए भी काफी important है, क्योंकि ये जो large amount of EC that almost the entire cell में बहुत सारे इतने ऐसे storage granules है, तो we can use this storage granule to our benefit. कैसे? We know, we are aware that algae जब लिपिड तैयार करता है, तो that those algae which has high amount of lipid in their cell, they are used as a biofuel. तो जिस bacteria either genetically engineered or the external condition of the external growing condition of the bacteria either manipulated, तो ये दोनों condition में ही bacteria जो है it produces large amount of polysaccharide granules. So ऐसे genetically engineered and climate controlled condition में जो बैक्टीरिया एक्सेस पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल्स तैयार कर रहे हैं, we can use it as a biofuel. We know that most of the time, जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में क्या यूज करते हैं, मोस्टली द फूड क्रॉप्स दैट हैज हाई कंटेंट ऑफ ऑयल या कार्बोहाइड्रेट, इसको हम यूज करते हैं एज ए बायोफ्यूल। पर इससे प्रॉब्लम ये होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड that is used in the cultivation of this is lost to energy production, not food production. So our food crop, if it is getting converted to fuel, then there will be naturally shortage for food as well as feed. तो इसको हम reduce करते हैं कैसे? Either by producing biofuel from algae or producing biofuel using this genetically engineered bacteria or bacteria that is grown under very specific conditions. तो ये बैक्टीरिया में सिर्फ नहीं, हम इसको फंजाई में भी देखते हैं, दिस ईस्ट सैकरोमाइसिस, इसमें भी हम ऐसे पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल्स देखते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया ये फंजाई नहीं, other organisms like protozoa, yeast and algae also we can see this type of polysaccharide granules. ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जहाँ पे we are seeing all these polysaccharide granules. Notice that major portion of the bacteria it contains all these polysaccharide granules. Lipid droplets. So polyhydroxybutyrate as well as polyhydroxyalkanoate, ये दोनों stored होते हैं बैक्टीरिया में. You can see these are the lipid droplets and we see that बैक्टीरिया की ज्यादातर जो portion of the bacteria it is filled with these type of lipid droplets. So we can easily say that this type of bacteria, if it is a bit more genetically engineered, can also be used as a biofuel and solve the energy problem energy crisis that we are facing now. So this polyhydroxybutyrate इसकी mostly function, it is a storage granule. ये reserved food के तरह काम करता है when the bacteria faces starvation. So this is generally produced during the lipid synthesis या एसीटेट या ब्यूट्रेट मेटाबॉलिज्म में, या तो नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है मीडियम में, तब जाके ये लिपिड बॉडी जो है ये सिंथेसिस इसका बढ़ जाता है। और इस लिपिड को हम अगर इफ यू वांट टू लोकेट इट देन वी कैन इजीली स्टेन इट विथ लिपिड soluble dyes like नाइल ब्लू, सुडन ब्लैक. सो ये डाइस से हम इजीली लिपिड ड्रॉपलेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी सी दिस टाइप ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया. वो बैसिलस भी हो सकता है, अजोटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, कोई स्पाइरिलम बैक्टीरिया या सॉइल बैक्टीरिया जैसे राइसोबियम.
ये लिपिड ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। और ये तो एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये वाली। लेकिन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे सूडान ब्लैक बी या नाइल ब्लू में, तो इससे अगर स्टेन होता है तो लाइट माइक्रोस्कोपी में दिस विल लुक लाइक डार्क कलर, डार्क ब्लू कलर। और बैक्टीरियल जो सेल है that will appear reddish. So this the picture that we are seeing here, this is an electron microscopy picture. Then we come to gas vacuoles. Up, as the name suggests, the gas vacuoles that will contain gas. अब gas vacuoles की जरूरत क्या है? You know, when a bacteria is living in a water body, तब जाके इसको इसके वर्टिकल माइग्रेशन होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग बट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ सन इज मैक्सिमम, दैट इज 12 पीएम से 3 पीएम तक, जो इंटेंसिटी रहती है सन की वो मैक्सिमम रहती है। तब इतने छोटे विंडो स्पैन पीरियड के लिए बैक्टीरिया जो है, if it is living in the sediment portion, it will come up and photosynthesize। पर जैसे जैसे सन की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो it will again come down। So every diurnal vertical upward and downward movement के लिए इसको गैस वैक्यूल्स चाहिए। तो बेसिकली वर्टिकल माइग्रेशन, डेली की वर्टिकल माइग्रेशन जो है बैक्टीरिया की, इसके लिए स्पेशली साइनोबैक्टीरिया में, इसके लिए इसको गैस वैक्यूल्स चाहिए। गैस वैक्यूल्स ये प्रोटीन बाउंड रहती है और अंदर में रहती है गैस फिल्ड। बट दिस इज अ प्रोटीन, दिस प्रोटीन नेशियस स्ट्रक्चर जो है, ये वाटर या कोई भी लिक्विड को अंदर जाने तो नहीं देता, लेकिन गैस को परमिएट करता है। मतलब इट विल बी परमिएबिलिटी, सिलेक्टिवली परमिएबल टू ओनली गैस। और जब भी बैक्टीरिया को ऊपर जानी है तो क्या करेंगे, इट विल फिल अप ऑल द इन द गैस वैक्यूल्स विद एयर या गैस। और जैसे ही इसको नीचे आना है तो what it will do, it will diffuse out the gas from the vacuoles. So this diurnal vertical migration, for that uh, this gas vacuoles has been used by cyanobacteria, by green sulfur bacteria। और ये जो है ये डेली का रहता है, लेकिन अगर गैस वैक्यूल्स इट गेट्स वेरी अंडर वेरी हाई प्रेशर, तो ये गैस वैक्यूल अगर डिफ्लेट एक बार हो गया, कंप्लीटली डिफ्लेट हो गया, तो इट विल बी नॉन फंक्शनल। So under excessive pressure, gas vacuoles deflates and then it becomes non-functional। And ये जो gas vacuoles है, these are mostly, if it is a very narrow one, तो ये deflation नहीं हो सकता। But if it is a very wide ones, then it will easily get deflated। पर ये जो wide है, इसकी डिफ्लेशन की रिस्क तो रहती है, लेकिन ऐसे वाले बड़े वाले वाइट वाले गैस वैक्यूल्स जो है, इट हेल्प्स इन वेरी रैपिड माइग्रेशन अप एंड डाउन द वाटर कॉलम। लेकिन अगर ये नैरो वाला अगर अगर हम देखेंगे, सो दिस नैरो गैस वेसिकल्स, ये तो डिफ्लेशन जल्दी से नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें तो ये इट इज नॉट वेरी मच efficient in vertical migration of the bacteria along the water column। क्लोरोपियम वेसिकल्स, क्लोरोसोम्स, ये जो है ये स्ट्रक्चर दैट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, इसमें ही इसकी इन्वेजिनेशंस के पास ही ऐसे
क्लोरोबियम वेसिकल्स रहती है। ये एक प्रोटीनेशियस वेसिकल रहती है जिसके अंदर क्या रहता है, बैक्टीरियो बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स। कभी कभी बैक्टीरियोक्लोरोफिल के अलावा भी क्लोरोबियम क्लोरोबिल भी रहता है, बैक्टीरियोविरिडिन भी रहता है। बेसिकली ऑल द photosynthetic pigments they are present inside this क्लोरोबियम वेसिकल्स या क्लोरोसोम्स। सो इसमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी रहता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इट इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज पेरिफेरल इन पोजीशन। सेल की जो है, सेल की पेरिफेरी में वी कैन सी दिस टाइप ऑफ क्लोरोबियम वेसिकल्स। पेरिफेरी में क्यों है? in order to maximize the light absorption. So this is the diagram how the chlorobium vesicles look like. So this is just a diagrammatic representation. ये कोई light microscopy वाला picture नहीं है. So so क्लोरोबियम वेसिकल्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस रिलेटेड और एक वेसिकल्स है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सीजोम या पॉलीहेड्रल बॉडी। So, carboxysomes, it contains the enzyme that is necessary for photosynthesis, that is the rubisco. So, carboxysome है, it will contain the enzyme. और क्लोरोबियम में था क्या? All the pigments necessary for photosynthesis was in क्लोरोबियम वेसिकल। और ये कार्बोक्सीसोम जो है, it will contain the enzyme that is necessary for photosynthesis। अब ये जो रूबिस्को है, इट इज इट इज अ ड्यूअल एंजाइम। मीन्स इससे क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन दैट इज कार्बोक्सिलेशन भी होता है, या ऑक्सीजन फिक्सेशन दैट इज ऑक्सीजनेशन भी होता है। पहले जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता था प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में क्योंकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता था, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज वेरी नेग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने लगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने लगे, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। अब जो रूबिस्को है, ये कार्बन ये कार्बन फिक्सेशन जो है, ये ना करके ऑक्सीजन की फिक्सेशन करने लगा। मीन्स इट इज डूइंग मोर ऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि रूबिस्को जो है, ये एंजाइम जो है, इज मोर प्रोन टू ऑक्सीजनेट देन कार्बोक्सिलेट। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ऑक्सीजन फिक्सेशन जब होता है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। मतलब this is a very cost effective, I can say it is a very energy inefficient process। ये एनर्जी इनएफिशिएंसी मतलब जो है, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी खर्च हो जाते हैं। इसको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू चेक ऑक्सीजनेशन रिएक्शन बाय रूबिस्को, इसको अलग से एक बॉडी में, एक प्रोटीनेशियस बॉडी में हम इसको रखते हैं, कार्बोक्सीजोम को रखते हैं रूबिस्को को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो once it is inside this proteinaceous body, it is protected from oxygenation because compartmentalize हो गया है ये। so in order to protect rubisco from its own oxygenation reaction, we have the bacteria have devised this organelle that is the carboxysome। अब carboxysome है, it is two types, one is alpha carboxysome, another is beta carboxysome। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसमें ये जो दिख रहे हैं, these are the carboxysomes, these black dots are the carboxysomes। so we'll see in the next slide। जो अल्फा कार्बोक्सीजोम है,
we see that स्ट्रक्चरली दे आर सेम, और दोनों कार्बोक्सिलोम में ही रूबिस्को ही अंदर रहता है। लेकिन जो अल्फा कार्बोक्सिलोम कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया है, उनमें हम देखते हैं कि सीआई ट्रांसपोर्टर सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। लेकिन जो बीटा कार्बोक्सिलोम कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया, हम देखते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन में सीआई ट्रांसपोर्टर जो है काफी ज्यादा है। पर irrespective of the fact कि अल्फा हो कि बीटा कार्बोक्सिलोम, the main function is to protect the rubisco enzyme rubisco from oxygenation reaction. So that was all about the साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस। इसके बाद मैं प्लाज्मिड एज वेल एज द न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाली हूँ, एज वेल एज अबाउट द एक्स्ट्रा cellular structure like flagella, pili, glycocalyx, इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ इन द अपकमिंग वीडियोस। सो अगर वीडियो पसंद आया है, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। कोई भी डाउट या क्वेरी हो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो इफ यू वांट मी टू मेक न्यू वीडियो, कभी भी आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जितने भी माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियोस है उसकी लिंक मैंने डाल रखे हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन वायरस एंड नाउ आई एम डूइंग इट ऑन बैक्टीरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर बोटनी रिलेटेड टॉपिक वीडियोस मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में अपने वीडियो चैनल की में डाल के रखा है। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस। Thanks again for watching this video.